भारत में डेमोक्रेसी है। हम और आप जब वोट देते हैं तो सरकार चुनी जाती है। लेकिन सोचिए कि ये कार्टून देखिए, ये तंज है कि आपने किसको वोट दिया, तो उसने कहा कि मैंने ईवीएम को वोट दिया। अब ईवीएम किसको देगा वो ईवीएम जाने। ये सिर्फ तंज ही नहीं है, इस देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 1-2 हज़ार वीवीपैट मशीन खराब होना हो सकता है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट मशीन खराब हो जाए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर है, एक बार फिर से पहले 100 करोड़ और अब नरेंद्र तोमर के बेटे का 500 करोड़ का डील का वीडियो कांग्रेस ने जारी किया है। आप कल्पना कीजिए कि किसी दलित पिछड़े आदिवासी नेता का बेटा या किसी दलित पिछड़े आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टी का नेता, कोई दलित पिछड़े आदिवासी का बेटा होता या कोई दलित पिछड़े आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता तो टीवी अखबार क्या कर रहा होता, अंदाजा लगाइए आप। सोचिए, यूपी में दीपावली के दिन 4 लोगों ने एक महिला से गैंग रेप किया। तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि ये खबर किसी दलित पिछड़े नेता वाले मुख्यमंत्री जैसे कर्नाटक में हो जाए या तमिलनाडु में हो जाए या बिहार में हो जाता। अभी तो बिहार में अगर हो जाए तो नीतीश कुमार की लोग खाल खींच लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। अब ये तस्वीरें, वीडियो देखिए एक और, ये है आरएस परवीन। अकेले इन्होंने केसीआर, कांग्रेस सबकी हवा निकाल रखी है और इनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। तेलंगाना में बीएसपी के सबसे मजबूत चेहरा हैं, सीएम पद के उम्मीदवार हैं आरएस परवीन। पूर्व आईपीएस हैं, जिन्होंने तेलंगाना में बहुजन समाज को बहुत कुछ दिया है। और एक और खबर देखिए, सोचिए, 17 नवंबर को दूसरे दौर की वोटिंग है। 15 नवंबर को किसानों को खाते में 2000 रुपये आएगा। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। और उत्तर काशी के टनल में 36 मजदूर फंसे हैं। सोचिए, अगर ये बिहार के किसी प्रोजेक्ट का होता तो मीडिया क्या कर रही होती। और आप कल्पना कीजिए, एक पत्रकार कैसे कहता है पटाखा छोड़ते हुए कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पटाखा घुस जाए। पांचजन्य का वो पत्रकार है, राइट विंग, और सरेआम सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देता है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कहा था कि पंजाब हरियाणा में चावल की खेती पर ही रोक लगा दी जाए, पराली जलाने को लेकर। आप सोचिए, कल दिल्ली को धुआं कर दिया गया। ये वो तमाम खबर है जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। वो इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे सरकार से सवाल है, इसमें आम जनता की खबर है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो सचमुच खबर है, जो देश के लिए ज़रूरी है, इस देश के नागरिकों के लिए ज़रूरी है, वो आप तक लेकर आऊँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। लोग कहते थे कि बहुजन समाज, जब बाबा साहब ने संविधान सभा में संविधान दे दिया, वोट का अधिकार मिल गया। शुरुआत में वोटिंग अधिकार को लेकर बड़ी बहस हुई कि पढ़े लिखे वोट करेंगे, जो टैक्स देते हैं वो वोट करेंगे। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि कोयरी, तंबोली, मजदूर, किसान संसद में जाकर क्या करेंगे, ये उनकी राय थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मैं एक डेमोक्रेसी में जाना चाहता हूँ और सबको बराबर का अधिकार होगा, कम से कम वोट का अधिकार। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं एक ऐसे व्यवस्था में जा रहा हूँ जिसमें वोट का सबको अधिकार है, लेकिन आर्थिक बराबरी नहीं है। राजनीतिक बराबरी है, आर्थिक बराबरी नहीं है। लेकिन इस राजनीतिक बराबरी को भी कैसे कुंद किया जा रहा है वो समझिए। जब संविधान लागू हुआ तो SC ST को रिजर्वेशन मिल गया। सवर्ण समाज के लोग ढकिया भर भर, बोरा भर भर चुन के आने लगे, क्योंकि व्यवस्था पर उन्हीं का कंट्रोल है, आज भी है। और रिजर्व सीट पर, SC ST सीट पर वो अपने नौकरों को जिताते थे। समय बदला, बाबा साहब को भरोसा था, विजनरी आदमी थे, कलम की समझ थी, उन्होंने विजन देख रखा था। उनको लगता था कि 21वीं सदी हमारी होगी। वो तस्वीर देखते हैं ना बाबा साहब की, संसद की तरफ चलो, हाथ में संविधान है। उनको पता था कि एक दिन उनकी आने वाली नस्लें जगेगी, अपना हक अधिकार खोजेगा। खैर, समय बीता, कुछ बहुजन नेता भी संसद में आने लगे, लड़ाइयाँ चलने लगी। कर्पूरी ठाकुर आए, जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई, रामस्वरूप वर्मा जैसे लोग आए, संघर्ष हुआ, लंबा संघर्ष चला, करुणानिधि जैसे लोग आए। लेकिन सड़कों पर एक शख्स आया जिसका नाम था मान्यवर कांशीराम। उन्होंने कहा
वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और सोचिए मान्यवर साहब ने कहा कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, शरद यादव, एक दौर आया ऐसा, रामविलास पासवान, बहुत लोगों का नाम भूल सकता हूं मैं, सोनेलाल पटेल, ये तमाम एक बड़े पॉलिटिकल चर्निंग हुआ और बहुजन समाज के लोग राजनीति में आने लगे। उसके बाद इस मनुवादी मीडिया ने नारा गढ़ा कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो रहा था। बहुत महीन बेईमान है ये लोग, मनुवादी मीडिया। मान्यवर साहब कहते थे कि मीडिया और मनी मीडिया माफिया से सावधान रहिए। बाबा साहब ने 4 अखबारें शुरू की साहू जी महाराज की मदद से। वो वक्त भी गुजर गया जब लोग बूथ लूटने लगे, जब बहुजन समाज के लोग वोट डालने लगे तो बूथ लूटने लगे। उसके बाद बहुजन समाज में जब राजनीतिक जागरूकता आई, लालू यादव जैसे लोग आए और जब लाठी के दम पर उन्होंने कहा कि वोट तो डालेंगे भैया, लूट नहीं सकते हो, तो मनुवादी ईवीएम लेकर आ गया और आज उसी ईवीएम से इनकी सरकार चल रही है। सोचिए 6.5 लाख वीवीपैट मशीन खराब हो जाती, उस चुनाव का कोई मतलब है? अभी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव वोट गिनती कराएंगे तो 5 दिन का समय लग जाएगा, वीवीपैट की गिनती कराएंगे तो। अरे 1 महीना वोट डाल के जब ईवीएम में रख सकते हो तो 5 दिन गिनती के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं? और दुनिया का कौन सा ईवीएम बनाने वाला देश चुनाव करवा रहा है? आज के डेट में ब्राजील और 1-2 वेनेजुएला, 1-2 ऐसे देश ईवीएम से वोटिंग करा रहे हैं। सोचिए 7 तारीख को पहले दौर की वोटिंग हुई है, 17 को वोटिंग होगी, 25 को वोटिंग होगी, 30 को वोटिंग होगी और नतीजे 3 तारीख को आएंगे। 1 महीना वोट, जिसने 7 तारीख को वोट डाला है वो 1 महीना इंतजार करेगा, 1 महीना में 4 दिन कम, तब कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम को आराम दे रहे हो। और सोचिए कुरैशी साहब ने कहा है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, कि भाई साहब 1, 2, 4, 5 वीवीपैट मशीनें खराब हो सकती है। 6.5 लाख वीवीपैट की मशीनें खराब होना संदेह पैदा करता है। ये कोर्ट देखिए उनका, क्या करिएगा आप? उनको जेल में डाल दीजिएगा। और जो देश 7 तारीख को वोट डालकर 7 नवंबर को वोट डालकर 3 दिसंबर तक काउंटिंग के इंतजार कर सकता है, वो वीवीपैट 5 दिन में गिनने में लगेगा तो क्या दिक्कत है? गड़बड़ी नहीं है। दुनिया का कोई भी टेक्निकल हार्ड, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इन सब देशों में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है और एक कांग्रेस लेकर आई थी। और इस पर सवाल कीजिए, डिस्कोर्स कीजिए, बहस कीजिए, लिखना पढ़ना बोलना पड़ेगा, तब बहुजन का अधिकार मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में कहते हैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये आपकी ताकत है। आज राहुल गांधी ओबीसी कर रहे हैं, ये आपकी ताकत है, ये आपके पढ़ने लिखने और बोलने की ताकत है, ये बहुजन समाज के उन तमाम लोग की ताकत है, उन नस्लों जो हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, जेल गए हैं, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जेल गए, लालू जी जेल गए, जगदेव बाबू की हत्या हुई, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल की हड्डियां तोड़ दी गई, इन सब की ताकत है। क्या दलित पिछड़ों की बात हो रही है? नहीं तो सोचिए, मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि SC ST पर उनके नौकर जाते थे, मंडल कमीशन लागू होने से पहले ओबीसी की कोई पूछ नहीं थी। और आज भी इस मनुवादी मीडिया को देखिए, विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, लालू यादव का विवादित बयान, शंभू कुमार का विवादित बयान। इस देश की मनुवादी मीडिया जब बहुजन समाज के किसी नेता का बयान को विवादित कहे तो समझिए कि वो सही बयान है। ये मनुवादी मीडिया के राजेंद्र प्रसाद सिंह ने मुझे आज कहा कि ये विवादित बयान जब भी कोई बहुजन नेता कहे कि विवादित बयान है तो समझिए कि सही बयान है। नीतीश कुमार का विवादित बयान मतलब वो सही बयान है। जब मनुवादी मीडिया किसी दलित पिछड़े नेता को कहे करप्ट, जातिवादी, तो समझिए वो आपके समाज के लिए सबसे बड़ा हितकारी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अब सोचिए, तोमर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, नरेंद्र तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री, अपर जनरल कैटेगरी से आते हैं, इनके बेटा का पहले 100 करोड़ अब 500 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ। आप कल्पना कीजिए कि ये नीतीश कुमार का बेटा होता, लालू जी का बेटा होता, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नेता होता या नेता का बेटा होता तो मीडिया छाती पीट रही होती और सोचिए उसका पूरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाता, क्योंकि बहुजन समाज को अपना नेता एकदम 100% हीरा वाला चाहिए और वो है हीरा वाले, हीरा जैसे 24 कैरेट गोल्ड।
कलिनन हीरा है जिनका सबसे ज्यादा कैरेट होता है, दक्षिण अफ्रीका में मिलता है कलिनन हीरा। लेकिन सोचिए इस देश में मीडिया की भूमिका क्या है और बहुजन समाज के साथ क्या होता है, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब ये तस्वीर देखिए, ये आर एस परवीन की तस्वीर है, धरने पर बैठे हैं। अकेला ये शख्स पूरे तेलंगाना में केसीआर, कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे रहा है। बहन जी का मजबूत सिपाही, मान्यवर साहब का मजबूत सिपाही, बाबा साहब का असली बारिश। आईपीएस थे, चाहते तो कहीं पुलिस का रौबदार नौकरी करते, खूब माल कूटते, रोब जमाते। इन्होंने शिक्षा विभाग में काम करना तय किया और ऐसे ऐसे सरकारी स्कूलों की दिशा और दशा बदल दी। उससे पढ़े बच्चे आईआईटी आईआईएम जा रहे हैं, स्पोर्ट्स में नाम कमा रहे हैं। उसके बाद तय किया कि राजनीति बदलूंगा। पिछले 3 सालों से घर नहीं जाते हैं, रोज सड़कों पर रहते हैं। अकेला इन्होंने हवा निकाल रखी है। ऐसे बहुजन समाज के नेता जिस दिन सड़कों पर रहना सीख लेंगे, बहुजन समाज जीतेगा। और सोचिए मनुवादियों की, टीवी है, अखबार है, पैसा है, ताकत है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, केसीआर तेलंगाना में हमले हो रहे हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों से कितना डर लगता है आप कल्पना कीजिए। लेकिन सोचिए ये बहुजन समाज की ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है कि अब नरेंद्र मोदी को तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में दलित पिछड़े आदिवासी याद आ रहे हैं, राहुल गांधी को आदिवासी याद आ रहे हैं। लेकिन सोचिए इस देश में ये विवादित बयान और कांग्रेस ने अब तक क्या किया है 60 सालों तक। सोचिए अगर आज दलित पिछड़े आदिवासियों की बात होती है तो उसकी वजह है सोशल मीडिया और बहुजन समाज के वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो जेल जा रहे हैं, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे वो दिलीप मंडल का तो शानदार काम है। वो तमाम बहुजन पत्रकार, बहुजन समाज के एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर जो अपनी जान खतरे में डालकर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, यही आपके असली हीरो हैं। इनको पहचानिए। और उसके बाद आपके नेता भी अब अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग। सोचिए नीतीश कुमार ने 60% रिजर्वेशन कर दिया, 65%। लेकिन अब जब तक कांग्रेस ने 60 साल तक चुप्पी रखी, इस बात में तो कोई दम नहीं है। कांग्रेस को जब मौका मिला तो मंडल कमीशन का विरोध किया, मंदिर के हिंदू मुस्लिम की राजनीति की। दलित पिछड़े का आंदोलन तो तभी शुरू हुआ है जब सोशल मीडिया आया, नहीं तो बहुजन समाज के लोगों ने चलाया है। सोचिए शरद जी जाते जाते कहते थे कि ये लड़ाई मैं जानता हूं कि मैं हारूंगा लेकिन लड़ूंगा। उनको नहीं पता था, मैंने उनको लास्ट इंटरव्यू में कहा था, सर आप मत जाइए, आप रहिए कुछ दिन, समाज बहुत जागरूक हो गया है। रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो, मान्यवर साहब ने अपनी आहुति दे दी, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन बाबू, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, इन सब नेताओं ने अपनी लंबी लड़ाई लड़ी। उनको नहीं पता था कि आने वाले समय में सोशल मीडिया आएगा और उनकी नस्लें ये सारी बातें सुनेंगे, जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और उनके हक अधिकार के लिए जागरूक होंगे। लेकिन सोचिए इन सारी जागरूकता का क्या असर है। आज आपका वोट को ईवीएम के जरिए छीन लिया जा रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता देखिए, इस देश में 2 ही बार चुनाव आयोग ईमानदार हुआ। इस देश में जो मनुवादी सिस्टम है वो कैसे ईमानदार होता है और मनुवादी। टीएन सेशन कब, जब लालू यादव को चुनाव हराना था बिहार में, जब मायावती जी के हाथ ही ढकवा दिए जाते थे। और आज ये स्थिति है कि 17 नवंबर को वोटिंग है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और 15 नवंबर को किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष है। हाथी की मूर्तियां ढकवा दी जाती थी। तो सोचिए इन सब बातों पर आपको बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, आपके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और जिस बहुजन नेता के बयान को इस मनुवादी मीडिया विवादित कहे, वो समझिए कि आपके हक और अधिकार के लिए है। क्या गलत कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि 10 हाथ वाले या 4 हाथ वाले या 200 हाथ वाले कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता है। इसमें कौन सा विवादित बयान हो गया। सोचिए किस तरह से इस देश में दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ व्यवहार होता है और 2म दर्जे का नागरिक बनाया जाता है, क्योंकि आप बोलते नहीं हैं। जो समाज सड़कों पर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आएगा, बोलेगा नहीं। अब तो बहुजन समाज के हाथ में कलम है। सोचिए आज़ादी के 75 साल बाद बाबा साहब के संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया, स्कूल कॉलेज का अधिकार दिया, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अधिकार दिया। सब जगह थोड़ी बहुत हमारी रिप्रेजेंटेशन है। हम नौकरी में भी हैं, हम विज्ञान में भी हैं, हम कॉरपोरेट में भी है, बस एक जगह नहीं है। कहाँ? मनुवादी मीडिया। और सोचिए जब प्राइवेटाइजेशन होगा और जब नौकरियां निकलेगी तो क्या होगा। रेलवे की एक वैकेंसी निकली है, खाना परोसने का, कैटरिंग, IRCTC,
प्राइवेट नौकरी है। कह रहा है कि सिर्फ वैश्य समाज के लोग अप्लाई करें। एक केरल में मंदिर में खाना बनाने की वैकेंसी निकली थी, कहा गया कि ब्राह्मण समाज के लोग अप्लाई करें। सोचिए अगर इनका बस चले, संविधान न रहे तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों की क्या हालत करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में वैकेंसी निकलती है, एक भी ओबीसी का सीट नहीं है। लेडी किंग जॉर्ज में वैकेंसी निकलती है, एक भी सीट नहीं। और सोचिए यूपी में गैंग रेप होता है, वीडियो वायरल है। एक भी इस देश की मनुवादी मीडिया की हैसियत नहीं है कि फोटो लगा के योगी जी से सवाल पूछ ले। लेकिन मायावती होती, अखिलेश होते, नीतीश जी के राज में होता तो जंगल राज। फोटो लगाकर खाल खींच लेती इस देश की मनुवादी मीडिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस मनुवादी मीडिया जिस बहुजन नेता के बयान को विवादित कहे वो समझिए आपके हित अधिकार में है। जिस बहुजन नेता को ये लोग करप्ट कहे वो समझिए आपके लिए सबसे ज़्यादा लड़ रहा है। इस देश में मनुवादी मीडिया और मनुवादी सबसे ज़्यादा जो गाली देते हैं वो सारे के सारे नेता आपके लिए ज़्यादा ईमानदार और बहुजन समाज के लिए जागरूक हैं। यही मुझे कहना था। इस वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और एक बहुत ही दुखद खबर है, उत्तरकाशी में 36 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। जल्द से जल्द सरकार विज्ञान की मदद से कह रहा हूँ, उनको ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है वो ठीक से सुरक्षित आएंगे। लेकिन कई सवाल उठते हैं कि उनकी सिक्योरिटी कैसी है। ये सब सरकार से सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कोई टीवी, अखबार और मनुवादी चैनल आपको नहीं दिखाएगा। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि ईवीएम रहते हुए निष्पक्ष चुनाव सही चुनाव हो सकता है? और बहुजन नेता का बयान ही विवादित बयान क्यों होता है? सोचिए, एक भद्राचार्य कहता है कि नीतीश कुमार का जीभ काट लो, मरे मुलायम कांसी राम, हवा में वो जोर से बोलो जय श्री राम। ये विवादित बयान नहीं है। प्रधानमंत्री जाके उनसे गले लग, मैं फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए चुनाव हारेंगे 2024 का क्योंकि वो सवर्ण तुष्टीकरण में फंस गए हैं। उन्होंने अपने आप को ओबीसी क्लेम किया था और आज सबसे ज़्यादा दुर्दशा ओबीसी की हो रही है। एससी एसटी ओबीसी को, बहुजन समाज को अपना पॉलिटिकल पार्टी, एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करना चाहिए। ये बाबा साहब ने कहा था, मान्यवर साहब ने भी कहा था, और ये आपको समझना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।